नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं एक बात कई बार कह चुका हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात बोलते हैं, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य दिनों में भी जो बात बोलते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार वो उन्हीं बातों के बीच में एक ऐसी बात बोल जाते हैं जो संकेत होती है भविष्य में होने वाली घटना का। वो जो भी कदम उठाने वाले होते हैं, वैसे हम लोगों में 11.5 साल से धारणा ये बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं। मैं कहता हूँ वो बिल्कुल चौंकाते नहीं, वो बताते हैं, हम चौंकते हैं। वो पहले से इशारा करते हैं कि क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं या क्या चल रहा है उनके मन में, और उनकी सरकार या उनकी पार्टी क्या फैसला करने वाली है, इसके पर्याप्त संकेत देते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, ख़ास तौर से जब नोटबंदी हुई थी तब से लेकर जो कुछ हुआ है, वो हर मौके पर कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। और सबसे ताज़ा संकेत जो मुझे मिला है, जो मुझे लग रहा है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जब वो पार्टी मुख्यालय आए तो उन्होंने बोला, बिहार के बारे में बात की, चुनाव की रणनीति, चुनाव में जीत और बाकी सब मुद्दों पर बात की। साथ में एक बात कही, कांग्रेस के बारे में एक टिप्पणी की पहले कि ये माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है। तो ये कांग्रेस पर ये आरोप बीजेपी काफ़ी समय से लगा रही है, कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बता रही है। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने बात कही, आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने ये बात कभी किसी भाषण में नहीं कही। कांग्रेस पर उन्होंने बहुत आक्रमण किए हैं, बहुत निंदा आलोचना की है, लेकिन ये वाक्य जो उस दिन बोला उन्होंने, वो उससे पहले कभी नहीं बोला कि कांग्रेस में एक और विभाजन होगा, कांग्रेस टूटेगी। अब आप इसे भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि प्रधानमंत्री की इस भविष्यवाणी को सच कौन साबित करेगा। तो जरा सा कांग्रेस के इतिहास पर नज़र डालें। देखिए, इतिहास भी हमें बहुत कुछ बताता है। इतिहास बताता है कि कैसे भविष्य के लिए सबक सीखना चाहिए, कि अतीत में क्या हुआ है, वो घटनाएं क्यों हुई हैं, उनके कारण को अगर आप समझें, उनके पीछे के इरादे को समझें, तब आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लग जाएगा। या आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने का, या नई परिस्थिति आई है तो उसमें क्या फैसला लें, कैसे फैसला लें, इसके बारे में आपको पता चलता है। इसलिए इतिहास का ज्ञान, इतिहास की समझ, इतिहास की जानकारी, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना वर्तमान और भविष्य सुधारना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है। ज़्यादातर उसके अध्यक्ष आम सहमति से चुने जाते हैं, सभी पार्टियों में यही है स्थिति। और आम सहमति, मेरा मानना है कि जनतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज़ है। वोट पड़े और उसके आधार पर चुनाव हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है आम सहमति, क्योंकि इसमें कोई जो है कटुता नहीं आती, कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं, बशर्ते कि ये चुनाव, आम सहमति का जो फैसला है, वो पारदर्शी हो और योग्यता के आधार पर हो। तो जो लोग आलोचना करते हैं कि फला पार्टी में जो है चुनाव नहीं होता, उनका चुनाव से मतलब होता है कि वोट नहीं पड़ता। अध्यक्ष के लिए या किसी और पद के लिए वोटिंग नहीं होती, इसका मतलब चुनाव नहीं होता। आम सहमति को, मतलब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जनतंत्र के बड़े बड़े पैरोकार आम सहमति को जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। लेकिन हम आम सहमति और डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के गठन के बाद से 140 सालों में 6 बार वोट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हुआ है, और अब तक 5 बार कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। छठे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वोट से, जो बहुमत से जीत कर आए। पहला चुनाव हुआ, वोट पड़ा 1939 में। चुनाव कौन लड़ रहा था? 2 लोगों के, उम्मीदवारों के नाम आपको पता होंगे। अगर इतिहास का थोड़ा सा भी, या कांग्रेस के इतिहास का थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा, ज्ञान होगा, तो आपको पता होगा 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के चुना जाना था, कांग्रेस का अध्यक्ष। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे, शायद हरिपुरा अधिवेशन में उनका निर्वाचन हुआ था,
और वो आम सहमति से हुआ था, उसमें वोट नहीं पड़े थे। 1939 में नहीं चाहते थे गांधी जी कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े। सुभाष चंद्र बोस नहीं माने, उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। तो गांधी जी ने खड़ा किया पट्टाभी सीतारमैया को, और कैंपेन इस हद तक किया, उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। वैसे कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस के लोगों ने गांधी जी की राय को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। यह भी एक मौका था। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी और उनके आसपास के लोग, खासतौर से जवाहरलाल नेहरू और आसपास के लोग, उन लोगों को ये पसंद नहीं आया। पहले नेताजी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन नहीं करने दिया, गठन हो गया तो फिर उसको चलने नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ गया नेताजी को कि अब ये चलने नहीं देंगे, ये हमारे दिन कांग्रेस में पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, नई पार्टी बनाई, कांग्रेस टूट गई। मतलब टूट का मतलब केवल ये नहीं होता कि दो फाड़ हो जाए। कांग्रेस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निकलना ही अपने आप में बड़ी टूट थी। वो देश के बहुत बड़े नेता थे और मेरा मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनकी हैसियत जो है वो और किसी की नहीं। तो उन्होंने 39 में हराया गांधी जी के उम्मीदवार को और उसके बाद पार्टी छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी बनाई, जो जिसका अवशेष अब भी है। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ वो 1950 में, सरदार पटेल के निधन से कुछ महीने पहले की बात है। इस चुनाव में भी लगभग उसी तरह की स्थिति बनी जैसी 1939 में बनी थी। सरदार पटेल ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया। नेहरू बहुत खफा हो गए, उन्होंने आचार्य कृपलानी को उम्मीदवार बनाया और उसी तरह का माहौल बनाया कि आचार्य कृपलानी की हार मेरी हार होगी। इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसी तरह का माहौल बनाया। और वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को मानते थे कि ये रूढ़िवादी हैं, पुरातनपंथी हैं, इनको अगर अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस का नुकसान होगा, कांग्रेस सांप्रदायिक हो जाएगी। सरदार पटेल ने कुछ नहीं सुना। नेहरू जी ने आखिर में कह दिया कि अगर पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष चुने गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा ये आया कि पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव जीत गए। तो उसके बाद चुनाव नतीजा आने के बाद जो है, एक दिन या 2 दिन बाद जब भी मौलाना आज़ाद मिलने गए सरदार पटेल से, तो सरदार पटेल ने हंसते हुए कहा कि तुम जवाहर का इस्तीफा लेकर आए हो क्या? तो ये तय हो गया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने मान लिया था कि पार्टी का संगठन सरदार पटेल के कब्जे में है। अब देश का दुर्भाग्य, और मैं मानता हूं उससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का, कि दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया। लेकिन नेहरू इस अदावत को भूले नहीं। उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को काम नहीं करने दिया। तरह तरह के अड़ंगे लगाए गए। वर्किंग कमेटी से लोगों को कहा गया कि वर्किंग कमेटी की बैठक में मत जाओ। पहले उन्होंने तय किया कि खुद ही नहीं जाएंगे, तो ये कहा गया कि ये आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा, तो बाकी लोगों को मना किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को समझ में आ गया कि अब सरदार पटेल है नहीं और नेहरू मुझे चलने नहीं देंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आचार्य कृपलानी भी नेहरू से नाराज हो गए, तो आचार्य कृपलानी भी पार्टी से निकले और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो फिर से कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि विभाजन से ये मत समझिए कि पार्टी दो फाड़ हो गई। फिर उसके बाद तीसरी घटना हुई 1968 में। एस निजलिंगप्पा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी उनको, तो समस्या होने लगी। मामला जो है विवाद का मुद्दा बना, वो मुद्दा बना आर्थिक नीतियों को लेकर। और फिर वो लड़ाई की अंतिम परिणति हुई इस रूप में कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो ऑफिशियल कैंडिडेट अनाउंस किया, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने, क्योंकि निजलिंगप्पा, जिनको वो सिंडिकेट, बाद में सिंडिकेट कहा गया, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया जब पार्टी में स्प्लिट हुआ, तो उसके कैंडिडेट हैं। उनको डर था कि इनका कैंडिडेट अगर राष्ट्रपति भवन में बैठेगा तो भविष्य में मेरे लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो सीधे सीधे तो विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार
वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़े और कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। तो इंदिरा गांधी की जो समर्थक थे उन लोगों ने वीवी गिरी को वोट दिया और वो बड़ी कांटे की लड़ाई हुई। अब मुझे याद नहीं किस चक्र में जाकर, 13वें 14वें किस चक्र में जाकर जो है वो वीवी गिरी की जीत हुई, लेकिन वीवी गिरी जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी हार गए। उसके बाद पार्टी टूट गई। निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया और फिर पार्टी टूट गई। आपको मालूम है सबसे बड़ी टूट अगर कांग्रेस में हुई तो वो 1969 में हुई। इंदिरा गांधी ने अलग गुट बनाया, उसका नाम था कांग्रेस आर, कांग्रेस रूलिंग, और दूसरा ग्रुप था जो निजलिंगप्पा का, वो कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। 1971 का आम चुनाव हुआ, लोकसभा भंग कर दी समय से पहले इंदिरा गांधी ने, चुनाव कराया और वो चुनाव जीत गई, बड़े बहुमत से जीत गई। फिर 1977 आया। 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी अपना भी चुनाव हार गई रायबरेली से। और डीके बरुआ आपको याद होगा उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो डीके बरुआ इंदिरा गांधी फैक्शन के खिलाफ जो फैक्शन था उसके उम्मीदवार बने। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। इंदिरा गांधी ने के ब्रह्मानंद रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। चुनाव हुआ 77 के आखिर में, शायद दिसंबर के आखिरी दिनों में, और के ब्रह्मानंद रेड्डी भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। 1 जनवरी 1978 को के ब्रह्मानंद रेड्डी इंदिरा विरोधी गुट से मिल गए और उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने फिर पार्टी तोड़ दी, मतलब चुनाव हुआ, पार्टी टूटी और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा बना हुआ जो आज भी है। उसके बाद चुनाव हुआ कांग्रेस अध्यक्ष का 1996 में, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने। और जाहिर है कि गांधी परिवार, और गांधी परिवार का उस समय मतलब जो है सोनिया गांधी ही थी, क्योंकि राहुल और प्रियंका जो है उस समय छोटे थे। राहुल और प्रियंका उस समय राजनीति में आए नहीं थे, वैसे आई तो सोनिया गांधी में नहीं थी। सोनिया गांधी 1996 में कांग्रेस की सदस्य नहीं बनी थी, लेकिन मार्च 1998 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। वो सोनिया गांधी आई और वहाँ जो तमाशा हुआ पूरे देश ने देखा, उसकी चर्चा आज तक होती है। सीताराम केसरी को धक्का देकर पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कहते हैं उनकी धोती खोल दी गई, कोई कहता है उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया। तमाम तरह की किस्से कहानियाँ जो है आज भी चलते हैं कि उनको कैसे हटाया गया। और उसी बैठक में सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद जो है उसी कारण से नहीं, अब आप उसको जोड़कर देख सकते हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो विद्रोह किया शरद पवार के नेतृत्व में तारिक अनवर और पीए संगमा ने। हालांकि मुद्दा उन्होंने दूसरा बनाया, उन्होंने विदेशी मूल का मुद्दा बनाया। कहा कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, वो देश की पार्टी की, सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष कैसे हो सकती हैं। तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी, फिर चुनाव हुआ और पार्टी टूटी। उसके बाद फिर सोनिया गांधी चुनाव लड़ी। उनको लोगों ने समझाया कि वर्किंग कमेटी के चुनाव से आप बनी हैं, पार्टी की आम सभा के चुनाव में आपको चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, इससे लेजिटिमेसी आपकी बनेगी। तो चुनाव लड़ी, उनके खिलाफ राजेश पायलट चुनाव लड़े। फिर राजेश पायलट का क्या हुआ, वो एक्सीडेंट था, कुछ और था, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन वो चुनाव लड़ने के बाद राजेश पायलट इस दुनिया में चुनाव लड़ने की स्थिति में फिर कभी नहीं आ पाए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई उस दुर्घटना में। सोनिया गांधी अध्यक्ष चुनी गई। वो एकमात्र अभी तक का अपवाद है कि वोटिंग से चुनाव हुआ और अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद पार्टी में टूट नहीं हुई। अब ये छठे अध्यक्ष बने हैं चुनाव से, यानी वोटिंग से, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब इस पृष्ठभूमि को देखिए और फिर प्रधानमंत्री का बयान देखिए कि कांग्रेस में एक और विभाजन होगा। हालांकि इसकी आशंका जब G23 बना था तभी व्यक्त की जा रही थी। जिस तरह से सोनिया गांधी, बल्कि कहें पूरे गांधी परिवार के खिलाफ माहौल था और ख़ास तौर से टारगेट बनाया गया था, निशाना, राहुल गांधी को, कि हमें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, या तो पूरी तरह से पार्टी का काम करें या छोड़ दें।
भारत में 24/7 जो है पॉलिटिशियन चाहिए होता है, और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। तो उस समय राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर ये कहा कि मेरे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ही दिन में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी कि कुछ समय के लिए जब तक चुनाव होगा, और चुनाव कई साल तक नहीं हुआ। ये 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। उसके बाद फिर जो है 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे चुनकर जो है कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में एक और टूट होगी? मेरी रुचि इसमें नहीं है। मेरी रुचि है कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो वो उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जाहिर की है, वो किसी ठोस जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है, कहा फिर विभाजन होगा। तो मेरे सामने जो प्रश्न है, जो मेरी रुचि है जानने में कि उस विभाजन को लीड कौन करेगा। और मैं अपने हंच के आधार पर बता रहा हूं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि इस विभाजन का नेतृत्व गांधी परिवार के अंदर से कोई करेगा। अब कोई का मतलब जाहिर है कि सोनिया गांधी तो करेंगी नहीं, राहुल गांधी भी नहीं करेंगे। राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि चैलेंज करे उनको कोई, तो पार्टी तोड़कर वो नया संगठन खड़ा कर लें इंदिरा गांधी की तरह से, और वही वास्तविक कांग्रेस हो जाए। ये क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। एक ही व्यक्ति पर नजर जाती है, प्रियंका वाड्रा गांधी। प्रियंका को जिस तरह से लगातार इग्नोर किया जा रहा है, भाई आखिर वो भी परिवार की सदस्य हैं। पहले उनको राहुल गांधी के कारण आने नहीं दिया गया लंबे समय तक राजनीति में। उनकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब परिवार में बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, पद का बंटवारा होता है, तो वहां योग्यता नहीं देखी जाती। वहां सिर्फ एक बात देखी जाती है कि परिवार के सदस्य है या नहीं। तो कांग्रेस पार्टी में इस समय गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प खोजने की कोशिश भी नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर कोई गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति विद्रोह करेगा तो वो फिजल आउट हो जाएगा। जैसे G23 का मामला हुआ, इतना पीक पर गया मामला, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो सके, रैली राउंड कर सके और वो उस स्प्लिट को लीड करे। वो विभाजन इस तरह का हो जिस तरह का 69 में हुआ या 78 में हुआ या उससे पहले हुआ, या किस तरह का होगा, ये तो बात दूर की थी। लेकिन कोई सर्वमान्य नेता उस गुट का उभर कर नहीं आया। वो कहिए आप, वो विद्रोह जो है वो विफल हो गया। अब प्रियंका वाड्रा को जितना दबाया जा रहा है, आप देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। बहुत खराब परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की, खराब क्या, डिजास्टरस। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीती, और वो जो 2 लोग जीते वो अपने बल पर जीते हैं, पार्टी के नाम पर नहीं जीते। तो प्रियंका वाड्रा चुनाव के मैदान में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वो तो 92-93 चुनाव हो गए, राहुल गांधी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्राइटेरिया ये पद पर बने रहने या पद पाने का तो ये तो है ही नहीं कांग्रेस में, खासतौर से गांधी परिवार के मामले में। तो उसके बाद से 2022 के बाद से हालांकि उनको राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। 2.5 साल हो गए हैं। प्रियंका वाड्रा के पास संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए पद है। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे, जब तक उनका वर्चस्व रहेगा कांग्रेस पर, ऐसा कुछ होगा, प्रियंका को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी उम्मीद भी मत करिए। तो प्रियंका वाड्रा गांधी ही एकमात्र सदस्य हो सकती हैं जो इस विद्रोह को लीड कर सकती हैं, उसका नेतृत्व कर सकती हैं। उसका अंजाम क्या होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई जानकारी है। प्रियंका वाड्रा की एक ही समस्या है, और वो उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनके पति और उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप। जिस दिन आपको दिखाई दे कि सरकार रॉबर्ट वाड्रा के प्रति नरम हो रही है
या उनका केस जो है कमज़ोर किया जा रहा है, समझ लीजिए प्रियंका वाड्रा नाम का जो टाइम बम है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। ये होगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता। मुझे इस बात पर भरोसा है कि प्रधानमंत्री ने ये बात ऐसे ही नहीं कही कि बोलने के लिए बोल दिया, हमारे विरोधी हैं, विरोधी दल है, बुरी हालत में है इसलिए बोल दिया। उन्होंने किसी ठोस जानकारी के आधार पर ही कहा है। अब इसमें समय कितना लगेगा, कब होगा, और फिर वही बात कह रहा हूं कि कौन लीड करेगा। मुझे जो समझ में आता है, मुझे पूरी पार्टी में और कोई दिखाई नहीं देता जो, क्योंकि आप देखिए शशि थरूर चुनाव लड़े, परिवार विरोध में था, तो इसलिए आप देखिए उनकी क्या हालत हुई। तो परिवार विरोध में होगा तो जो भी आएगा बगावत का नेतृत्व करने, उसका वही हाल होगा। ये कांग्रेस का इतिहास बता रहा है। वो सरदार पटेल का जमाना तो है नहीं कि नेहरू विरोध करें तब भी जो है सरदार पटेल अपना उम्मीदवार जिता सकते हैं। तो कांग्रेस में सचमुच अगर विभाजन होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवार का कोई सदस्य कर सकता है, और उस कोई सदस्य में प्रियंका वाड्रा गांधी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं संभावना की बात कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उसकी बात करें, जो राजनीति में महत्वाकांक्षा आदमी से कुछ भी करवा देती है, और परिवार में झगड़े इस तरह से राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए आम बात है। आप नज़र उठाकर देखिए, सबसे ताज़ा उदाहरण तो है लालू परिवार का, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार को देखिए, और इस तरह से आप खोजना शुरू करेंगे तो हर परिवारवादी पार्टी में इस तरह की स्थिति मिलेगी। मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्बानी देकर पार्टी को बचा लिया और अखिलेश यादव को भी बचा लिया। अखिलेश यादव ने उनको जीवित रहते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बगावत नहीं की, अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े नहीं हुए। उनके छोटे भाई शिवपाल यादव खड़े हुए, उनके साथ उनकी सहानुभूति थी, समर्थन नहीं था। तो अब आप देखिए, इंतजार कीजिए कांग्रेस में क्या होने वाला है। जो स्थिति है ये यथास्थिति तो नहीं बनी रहने वाली, लेकिन परिवर्तन होगा, ये तय है। किस रूप में होगा, किस तरह से होगा, कौन करेगा, ये सब अभी सामने आना बाकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।